नमस्कार। डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। आज के एजेंडा में बात होगी पानी की। हमारा आज का मुद्दा है वर्षा जल का संरक्षण। किसी भी चीज के लिए या फिर सृष्टि के अस्तित्व में बने रहने के लिए सबसे आवश्यक चीज है वो है पानी है। हम इस आपाधापी में और विकास के प्रगति के पथ पर लगातार तेजी से तो दौड़ रहे हैं, लेकिन इस आपाधापी में हम कहीं ना कहीं जो पानी की बर्बादी है उसको नजरअंदाज करते हुए चले जा रहे हैं। देश भर में आए दिन देखा जाता है कि पानी की किल्लत हो रही है। ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें पानी को बचाना होगा जिस तरीके से, क्योंकि जल ही जीवन है और जल है तो कल है। और यह भी कहा जाता है कि आने वाले समय में अगर दुनिया में कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए होगा, क्योंकि सूखे की चपेट में दुनिया के काफी कुछ देश आ रहे हैं। ऐसे में हमें सतर्क हो जाने की जरूरत है। बिल्कुल, तो आज पानी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास 3 लोगों का पैनल मौजूद है जिनसे हम आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं पानी पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सीकर जिले के नजदीकी गांव हर्ष के युवाओं ने जल स्तर को ऊंचा लाने के लिए एक अनोखा और सकारात्मक प्रयास किया है। हर्ष गांव में सार्वजनिक और निजी करीबन 40 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं। वर्तमान में गांव का भूमिगत जल स्तर मात्र 200 फीट पर ही है, जबकि अन्य गांवों और सीकर शहर में ये 500 से 600 फीट से भी अधिक है। पिछले 7 साल में गांव का भूमिगत जल स्तर 10 फीट से अधिक ऊपर आया है। वहीं बारिश के पानी को सहेजने के चलते हर महीने लाखों लीटर पेयजल की बचत भी हो रही है। इससे पहले आमजन को पेयजल के लिए काफी परेशान होना पड़ता था। हमारे गांव के युवा लड़के ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो पानी की लिए रिचार्ज बनाया है। रिचार्ज में एक तो माली की ढाणी मोड़ पे है प्रभु दयाल के खेत में, एक है हमारी सरकारी स्कूल में, एक शमशान घाट में। इतने रिचार्ज, हमारे जल स्तर भी बहुत अच्छा ऊपर आया है। विवेकानंद नवयुवक मंडल हर्ष के सदस्य बताया कि पहले गांव के आसपास के क्षेत्र में पीने के पानी का काफी संकट था। ऐसे में यहाँ के युवाओं ने एक संगठन बनाया और एक प्लान तैयार किया, जिसमें विवेकानंद नवयुवक मंडल के करीबन 50 युवाओं ने गांव में वाटर रिचार्ज पॉइंट तैयार करने शुरू किए। खास बात यह है कि वाटर रिचार्ज पॉइंट विवेकानंद नवयुवक मंडल की टीम के सदस्यों ने स्वयं तैयार किए हैं। विवेकानंद नवयुवक मंडल हर्ष के युवाओं ने बताया कि गांव में सार्वजनिक वाटर रिचार्ज पॉइंट के साथ ही यहाँ के लोगों ने अपने घरों में जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट के सहयोग से घरों की छत के पानी को सहेजने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बना रखे हैं। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर पहले पानी आता है। पहले जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर पानी आता है। उससे वहाँ जो मिट्टी कंक्रीट जो छोटे मोटे कंटेंट्स आ जाते हैं वो रुकते हैं। फिर पानी स्टोर होता है बड़े इसमें, जो ये टांकानुमा आप देख रहे हो इसमें स्टोर होता है। फिर ये धीरे धीरे इसके अंदर रिसाइकल होके पूरा ज़मीन के अंदर जाता है। और यहाँ वाटर लेवल लगभग 230-40 है और हमने इसको 50 फीट ऊपर रखा है। 50 फीट इसलिए ऊपर रखा है कि ये पूरा फिर भी जो वाटर लेवल है उसमें डायरेक्ट न मिले। शुरू में युवाओं ने अपने खर्च और आमजन के सहयोग से गांव में बारिश का पानी इकट्ठा होने वाली जगह पर वाटर रिचार्ज पॉइंट बनाए। इसके बाद गांव के सरकारी स्कूल, सार्वजनिक स्थानों सहित विभिन्न जगह ऐसे वाटर रिचार्ज पॉइंट बनाए गए, जिससे कि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके और जल को संरक्षित कर भूमिगत किया जा सके। ग्रामीणों ने बताया कि जल स्तर ऊंचा आने से गांव में पेयजल संकट की समस्या भी दूर हुई है। गंदा पानी बेहोल हो जाता है, बहुत टाबर टिकर लेडीज जाना आना कमाना बहुत परेशानी हो रही। तो पानी अब व्यवस्था कर दिया, गंदा पानी खड्डा कमा चलो जाओ, हमारे कोई परेशानी को नहीं। छत को पानी है वो भी कमाने चलो जावे, और बाहर को पानी है सो भी वो भी में चलो जाओ, मैं भी परेशानी नहीं है। और आने जाने का रिश्तेदार वाला गाड़ी घोड़ा वाला सब परेशान है, सब परेशान। तो अब सारी परेशानी मिट गई, खड्डा कमाए पानी चलो जावे, और हमारे कोई परेशानी को नहीं है, व्यवस्था कर दी बढ़िया। जो ये बारिश का पानी है ये गली के अंदर
काफ़ी इकट्ठा हो जाता था और हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान होते थे। अब ये एक इसका निर्माण किया था हमने सब मिलके युवाओं ने, तो इससे बच्चे भी परेशान नहीं होते, अब आराम से चले जाते हैं और सारा पानी है जो गंदगी का वो सारा इसके अंदर इकट्ठा होके नीचे ज़मीन में उतर जाता है और इससे काफ़ी बीमारियां वगैरह वो भी कम होने लग गई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालिक ढाणी में भी ये पानी क्या है कि ये बाहर भी जाता तो रुक के बाद में जाता, तो आने जाने वाले लोग उनको भी परेशानी थी और विद्यालय में जो बच्चे आते हैं ना उसको भी परेशानी थी। तो हमारे नयुग मंडल वाले सभी भाइयों ने मिलकर ऐसा निर्णय लेके और ये 5-8 टांके है वो बनाए जाकि वो पानी का स्थल है वो बराबर जमीन के अंदर जाए और बढ़ोतरी रहे उसमें। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करने से गांव की सड़कों, छतों पर भरने वाला बारिश का पानी अब भूमिगत रूप से स्टॉक होने लगा है और सीधा रिसाइकल होकर वाटर रिचार्ज पॉइंट में जाने लगा है। जल स्तर बढ़ने से अब गांव के सूखे हेडपंपों और कुएं में भी पानी आने लगा है। तो अभी आपने देखा कि पानी को लेकर के कितनी जागरूकता है। कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्षा के जल को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल हम इसी सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले तो हम आपको परिचय कराना चाहेंगे जिस तरह का लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं और जयपुर शहर के आसपास के दूदू क्षेत्र में पानी के बचाव के लिए काफी कुछ काम किया है, जिसकी सराहना काफी कुछ होती है। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको भी, दर्शकों को भी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे साथ चूंकि मौसम होता है, मौसम में अनुमान लगाया जाता है कि बारिश का समय आ रहा है, मानसून आने वाला है और उस हिसाब से पानी की बचत लोग करते हैं, पानी का संरक्षण किया जाए। तो मौसम विभाग से अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राधे श्याम शर्मा जी, जो कि मौसम विभाग के निदेशक हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्योंकि जिस तरीके से विकास की बात होती है, विकास लगातार होता चला जाता है, शहर के शहर बस रहे हैं, ऐसे में वाटर ड्रेनेज और शहर के विकास को लेकर के क्या कुछ चीजें प्लानिंग होनी चाहिए, इन सभी पर बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर पाराशर जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आभार। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल हम लेते हैं लापोड़िया सर से। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि चूंकि पानी बहुत जरूरी चीज है सृष्टि के अस्तित्व में बने रहने के लिए, तो हम जिस वर्षा जल के संरक्षण की बात कर रहे हैं, ये जल संचयन है क्या और इसकी क्या जरूरत पड़ती है? सर, पानी हर जगह काम आता जी। है। पानी पीना इतना जरूरी है कि आपको प्यास लगी हुई है तो आप भोजन नहीं कर सकते, पहले आपको पानी पीना पड़ेगा। भोजन कर लिया तो हाथ धोना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, मकान साफ करना पड़ेगा। पानी की इतनी जरूरत है कि आप बिगर पानी रह ही नहीं सकते, जिंदे नहीं रह सकते। तो पानी तो बहुत आवश्यक है और इसको बचाना आवश्यक है, पानी के पास रहना आवश्यक है, पानी का आदर करना आवश्यक है, पानी को रोकना आवश्यक है। पानी ही जिंदगी है हमारी। बिल्कुल। तो सर, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से आपको पद्मश्री का सम्मान मिला, आपने अपने क्षेत्र में पानी के बचाव के लिए क्या कुछ काम किया? कोई उदाहरण अगर आप देना चाहें तो। मैं 40 वर्ष पहले यानी कि सन 1977 में, मेरा गांव लापोड़िया है और वो दूदू जिले में पड़ता है आज जी। कभी जयपुर जिला था वो, आज दूदू जिला बन गया है। उसमें एक तालाब था और वो टूट गया था। तो हमारा जो जमीन है वो काठेड़ा है, उसमें बारिश होती है तो पानी चलता है, वो डेजर्ट नहीं है, तो वहाँ पानी रोकना जरूरी है। अगर वहाँ पानी नहीं रोका तो कुओं को और लोगों को पानी नहीं मिल सकता। तो वो तालाब जब 10 साल से टूटा हुआ था और मैं 5वीं पास करके, उस जमाने में 5वीं ही गांव में स्कूलें होती थी, उस 6ठी क्लास में यहाँ भर्ती हुआ और 10वीं में पढ़ता था जी। तब मैं जब गाँव गया तो कुएं सूखे थे क्योंकि वो तालाब टूट चुका था। तो हमने ये कहा कि नहीं, ये पंगट को खोद भी रहे हैं और पानी भी निकाल रहे हैं। मई जून का महीना था, अकाल का जमाना था, तो अकाल और मई जून का महीना दोनों बड़ी खतरनाक चीज है। तो मैं ज्यादा उम्र नहीं थी, मेरी 18-20 साल की उम्र थी। तो मैंने पूछा कि पानी की इतनी दिक्कत है, जयपुर में तो नहीं थी ये दिक्कत है, नाला आता था ये सब, वो भी ध्यान नहीं था कहाँ से पानी आ रहा है।
तो हमने कहा कि पानी क्यों इतना कम है, जो कुएं खोद रहे हो और अब पानी एक एक बाल्टी निकाल रहे हो और ऊपर भीड़ लगी हुई है। तो लोगों ने कहा वो तालाब टूट गया ना, इसलिए पानी की दिक्कत है। तो मेरे ये ध्यान में पहली बार आया कि तालाबों से पानी कुओं में आता है। तो मैंने कहा वो तालाब टूट गया तो उसको ठीक करें, क्योंकि हमारे दादाजी थे सन 65 में, तो वो बरसात से पहले तालाब पे जाया करते थे और लोगों को लेके जाया करते थे और देखते थे कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं फूटा हुआ तो नहीं है, कहीं मिट्टी तो नहीं है, कहीं बिल तो नहीं है, वो सब देखते थे। और जब बारिश आती थी तो तालाब भरता था और वो कुओं में पानी उतरता था। तो मुझे वो बात याद थी, तो अरे अपन ठीक करें इस तालाब को। तो एक ज़माना बदल गया था, वो स्वतंत्र की बात थी, सन 1977 में। कहा कि नहीं मजदूरी कौन देगा, तो एक धक्का लगा कि गांव में मजदूरी, हमारे गांव के लोग हैं, तालाब ठीक करें, चलें अपन। तो मजदूरी बगैर नहीं जा सकते। तो मैंने 2-3 मीटिंगें की, उसके बाद कहा कि नहीं मजदूरी कौन देगा, और पानी भर भी जाएगा तो जो लठेत है, जो लकड़ी रखते हैं, जो दादा लोग हैं, वो अपने खेतों में पानी ले जाते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो। तो पानी कैसे मिलेगा, अकाल पड़ा तो पशु मर गए, पानी नहीं मिला उनको, चारा नहीं मिला, खेती नहीं हो रही थी, मुकदमे बढ़ गए थे। तो हाँ, मैंने उस वक्त पढ़ाई छोड़ दी और मैं इसी काम में लगा। और फिर उसके बाद सब लोगों को इकट्ठा करके और जाने लगा। तो 2-3 लोग मेरे साथ गए और फिर लोग धीरे धीरे जाने लगे। 15-20 लोग इकट्ठे हुए सारे। हम 8-10 दिन तक काम किया तो लोग थोड़े थोड़े बढ़े, ज़्यादा नहीं बढ़े। पर एक बात आई कि दिमाग में हमारा एक संगठन बना और ये कहा कि नहीं गांव के साथ बातचीत करनी चाहिए, सब लोग मिलके इस तालाब को तैयार करें। तो हम सब लोग फिर एक मीटिंग की, ये तय हुआ कि इस तालाब को बनाना है। तो हमने 1.5-2 महीने में तालाब को कंप्लीट कर सब लोग मिल करके। आप लोग कहते नहीं कि अगर आप सफर में अकेले चलते हैं तो अच्छे काम करते तो कहीं ना कहीं कारवां बनता चला जाता है। बिल्कुल राधे श्याम जी, हम आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आप मौसम का प्रेडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाकर बताते हैं कि कब बारिश आने वाली है, मानसून कब आएगा। ऐसे में जो किसान हैं या जो आम नागरिक हैं जो वर्षा के हिसाब से चीज़ों को सेट करते हैं या काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ फायदेमंद होता है। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से अगर बारिश आती है, समय आ रहा है, आप पहले से अनुमान लगा दे, तो ऐसे में क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो संस्थाएं हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पानी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो तैयार हो जाए, मुस्तैद हो जाए पहले से ही, ताकि हाँ बारिश 3 दिन बाद आएगी तो हम वर्षा जल का संचयन करने लगेंगे? क्या कुछ कहेंगे सर इस पे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम भारतीय इतने अपने आप में लकी हैं जी कि हमारे भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसकी वजह से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बारिश देने वाला एक मजबूत सिस्टम हमारे भारत पर एक्टिव होता है। और बड़ा सिस्टमेटिक इसलिए है कि इसके आने का शेड्यूल बड़ा तय है, इसके बाद वो पर्टिकुलर अवधि तक वो एक्टिव रहता है जी। और एक अवधि पूरी होने के बाद उसकी लौटने का भी एक सिस्टम बना हुआ है। तो पूरे विश्व भर में यदि देखें तो ये हम इंडियंस जो हैं वो इतने भाग्यशाली हैं कि इतना बेहतर बारिश का सिस्टमेटिक तरीके का एक तंत्र हमारे देश के में आता है और भरपूर बारिश जो है वो पूरे भारतवर्ष में देता है। अब बात करें यदि राजस्थान की, तो पूरे देश से तुलना करें तो जरूर यहाँ पे कम बारिश होती है, लेकिन यदि सिस्टमेटिक तरीके से कोई बारिश होती है, तय समय पर होती है, पहले से ही यदि उसका हमें ज्ञान हो, इसके साथ साथ आपने जैसे कहा कि यदि आजकल तकनीक की सहायता से यदि 5 दिन 10 दिन पहले भी यदि उसका पूर्वानुमान हो जाए, तो मुझे लगता है कि बेहतर प्लानिंग करके हम वर्षा जल को और अच्छे तरीके से संचयन कर सकते हैं और इसका जो उपयोग है यानी इसको व्यर्थ बहने से रोक सकते हैं और इसको कारगर उपयोग करने में हम अपना मैनेजमेंट है वो सुधार सकते हैं। जी चंद्रशेखर जी, चूंकि आप पूर्व नगर नियोजक रहे हैं और मैं सवाल ऐसा ही कुछ आपसे लेना चाहूंगा कि अगर मौसम का पूर्वानुमान लग जाता है कि बारिश आएगी, हफ्ते भर में आएगी या 10 दिन में आएगी, तो ऐसे में क्या कोई संस्थाएं या फिर आप जैसे सरकारी संस्था में रहे हैं वो लोग पहले से ही तैयार हो जाएं, तैयारी कर लें कि हमें बारिश का पानी बचाना है, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हमारे सिस्टम में हैं या हमारे इस तरीके से चीजों को लेकर के? ऐसा है कि जैसा लक्ष्मण सिंह जी ने बताया, जल जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जीवन के लिए ज़रूरी है जी। और हमारी जितनी भी सभ्यताएं जो है, जब से व्यक्ति जो है इस पे अपने संसार में आए हैं, तो सारी सभ्यताएं जल की नदियों के आसपास ही विकसित हुई है। और अब जब हमारे नगर जो है महानगर और महानगर से बहुत बड़े विशाल नगर बने जा रहे हैं, पानी की बड़ी आवश्यकता है
और पानी को संचय करना ही एकमात्र अब उपाय है। और संचय के साथ साथ पानी के बारे में छोटे से छोटे जो भी काम हैं उसको अब बड़ी महत्ता देना जरूरी होगा। मैं अगर तकनीकी एस्पेक्ट्स के कहूँ कि जैसे आपने वर्षा का आने का मौसम का बात नहीं, मैं चूँकि नगर नियोजन और मानचित्र और कॉलोनी और निर्माण और शहर के मास्टर प्लान से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम जब नगर नियोजन का जब प्लान बनाते हैं तो किसी भी नई कॉलोनी के लिए वाटर सप्लाई का भी कौन सा संसाधन है, कहाँ से आएगा, कितना आएगा, सब एक अनुमान लगाते हैं। अगर हम घर की बात करें, जो कि बहुत ज़रूरी है आज इस प्लेटफॉर्म से कहना, कि हर व्यक्ति को जब जल की आवश्यकता है तो हर व्यक्ति पानी क्यों ना बचाए। कई ऐसे राज्य हैं जहां उन्होंने अपने नियमों में, वहाँ भवन विनियमों में, बायलॉज में प्रावधान कर रखे हैं, और राजस्थान में भी ऐसे प्रावधान जो पहले 500 वर्ग मीटर तक के जो भवन बनते हैं उसमें आपको जल संरचना, जल का टांका बनाना आवश्यक था, और उसको अभी 300 कर दिया गया है। पर मेरा ये मानना है कि 300 क्यों, हर व्यक्ति को चाहिए। तमिलनाडु में हर छोटी छत हो या बड़ी छत हो, उनको जल संवर्धन करने की और जल संरक्षण करने की जो है योजना बनाना आवश्यक है। अब जहाँ तक जल संरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं, नक्शा जब अनुमोदन होता है, स्ट्रक्चर बना लिए जाते हैं उसकी, कहीं ना कहीं कुछ यूआईटीज में, जेडीएस में और कुछ जगह एक सिक्योरिटी भी ली जाती है, रिफंड भी उसका किया जाता है। पर प्राय मेरा अनुभव जो पिछले विगत वर्षों को देख रहा हूँ, लगभग 90 से 99% जितने भी संरचना जो जल संवर्धन के लिए बनाई गई है वो बंद हो गई है, सेल्टिंग हो गई है, बेकार हो गई है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। उसको वर्षा से पहले उसको वापस चेक करना कि उसकी जो पोरोसिटी है वो है कि नहीं। उससे सिल्टिंग 2-4 साल में इतनी सख्त हो गई कि पानी जमीन में जाता ही नहीं है। देख रेख के लिए कोई संस्था बिल्कुल ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई न तो प्रावधान है, न ऐसा कोई करते हैं, और न ऐसी सूझबूझ किसी में है, न व्यक्ति में है, न संस्था में, जिसकी बड़ी आवश्यकता है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि 300 वर्ग मीटर के बायलॉज को मिनिमम जो छत है उसको कोई ना कोई 50 वर्ग वाला व्यक्ति भी है, अगर वो छोटा टांका भी बनाए तो उसको आवश्यकता उसकी होना चाहिए। जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जल संरक्षण करने के लिए जो भी हम अगर मकान बना रहे हैं तो कोई टंकी हो गई, इस तरीके की चीजें बना करके उसको संरचना बनानी चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि वो मकान बनाएगा नया मकान तभी संरचना करे। आजकल इस टाइप के सिस्टम है, प्लास्टिक के पाइप है, फ्लेक्सिबल होज पाइप है, जहां कहीं भी आपके छत के पानी को 3 जगह जहां पानी बह रहा है उसमें से उसको बंद करके किसी एक को जोड़ के उस फ्लेक्सी पाइप को आपके टांके में उतार सकते हैं। दूसरे जगह एक और यहाँ कहना चाहूंगा कि पानी बचने का उपाय भी हमने जो खोते जा रहे हैं, विकास की दौड़ में, जनसंख्या की दौड़ में, जमीनों के भाव बढ़ने की दौड़ में हमने हमारे सेटबैक खा गए। हमने हमारी जो सड़क के दोनों तरफ जो कच्ची जमीन है उसको हमने पक्की कर दी है, चौक कच्चे कर दिए हैं, पानी जब जमीन के नीचे पानी जमीन में जा नहीं रहा। ये बहुत बड़ा जल संकट अंडरग्राउंड वाटर के लिए आने वाला है। श्याम जी के पास चलेंगे, क्योंकि सर जिस तरीके से जो वर्षा होती है काफी बड़ी संख्या में, अगर हम देखें पिछले 10 सालों का अगर आंकड़ा उठा करके देखते हैं तो राजस्थान में वर्षा काफी कुछ बढ़ी है अगर हम देखते हैं। तो ऐसे में सर जो पानी पूरा अगर गिरता है तो क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग कितना पानी जो जल वर्षा हो रही है वो कितना है, और उसका कितना संख्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर मान लीजिए 100% अगर बरसात होती है तो कितने % हम उसका अभी इस्तेमाल कर पा रहे हैं और आगे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा कि राजस्थान में बारिश के जो आंकड़े हैं, आप बिल्कुल मैं कहूँगा कि जो क्लाइमेट चेंज एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है फिलहाल पूरा ग्लोबल स्तर पे, तो उसके असर से राजस्थान जैसे जो ड्राई प्रदेश हैं खासकर, इनमें पिछले कुछ वर्षों में बारिश के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले मौसम विभाग ने भी राजस्थान के जो औसत बारिश के जो आंकड़े हैं उसमें संशोधन किया है। पहले हमारे राजस्थान में 415 mm रेनफॉल पूरे मानसून सीजन में होती थी, अब इसमें 21 mm की बढ़ोतरी हो गई है, करीब 436 mm के आसपास में पूरे मानसून सीजन में औसत बारिश का आंकड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून का पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। इसके अलावा जो बारिश का जो पैटर्न है उसमें भी बदलाव हुआ है। हमारे राजस्थान के लिए इसमें बढ़ोतरी हुई है। पूर्वी भारत के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पे पहले बारिश बहुत ज्यादा होती थी, उनमें कुछ कमी आई है। तो राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पे पानी की सख्त आवश्यकता है, ड्राई प्रदेश है, यहाँ यदि बारिश में बढ़ोतरी हो रही है तो मैं समझता हूँ कि जल संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। दूसरा, आपने कहा कि कितना अमाउंट ऑफ रेन जो है वो पानी गिरता है, तो देखिए राजस्थान के लिए देखें तो मेन जो बारिश का सीजन है वो मानसून है, और पूरे मानसून में यानी 4 महीनों के दौरान 435 mm बारिश होती है।
और अब यदि अमाउंट से बात करें तो देखिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, इसको यदि हम इसके रेन से यदि हम कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है। 1.68 इंटू 10⁻10, मतलब 10 की पावर, आप समझिए कि 10 यदि जीरो लगा दें पीछे तो इतने लीटर जो अमाउंट ऑफ वाटर पूरे साल भर में आता है। और एक स्टडी ये कहती है कि जितना रेन वाटर गिरता है धरती पर, उसका लगभग 8 से 10% वाटर ही मुश्किल से यूज यानी कि उपयोग में आता है, बाकी जो वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है देखिए कि 100% में से 8 से 10% पानी का ही हम इस्तेमाल कर पाते, बाकी 90% जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है। और एक मैं एस्पेक्ट बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो क्लाइमेट चेंज का असर है उसका एक और हिसाब से, एक और तरीके से यूं कह सकते हैं कि बारिश में एक ऑब्जर्वेशन आया है कि पहले की तुलना में जो हेवी रेन के जो स्पेल है उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो बारिश का अमाउंट तो बढ़ रहा है, बट जो बारिश के जो इंटरवल्स है, यानी कि जो समय के साथ में असमानता भी बढ़ी है। यानी एकाएक आप देखिए कि बहुत तेज बारिश भी होने लग रही है। पहले जो मध्यम दर्जे के कई स्पेल्स होते थे, तो अब ये भी स्टडी आ रही है कि हेवी रेन के जो स्पेल्स है वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में फ्लैश फ्लड की सिचुएशंस भी बढ़ती है। हाँ, लेकिन यदि हमारे पास में जल संरक्षण का यदि प्रॉपर मैनेजमेंट होगा या इस पे और ज्यादा काम करके, इसी पानी को हम ज्यादा बचा सकते हैं, इसी तेज बारिश के पानी को भी बचा करके हम यदि स्टोरेज करें तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतर पानी की समस्या को कम किया जा सकता है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, जिस तरीके से अभी हमने एक रिपोर्ट में देखा कि ग्रामीण अंचल में कई सारे ऐसे संस्थाएं, कई सारे ऐसे गांव हैं जो पानी को बचाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि वाटर रिचार्ज पॉइंट बना रहे हैं और भी कई सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे पानी बचाया जा सके, ताकि जो उनका वाटर लेवल है वो ऊपर आ सके। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो जनता आपको देख रही है उनको आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि जो वाटर का जो जल स्तर है या जो वर्षा जल का पानी है उसको कैसे बचाया जाए, कोई पद्धति के बारे में बताएं। जो हमने काम किया उसका मेरे पास एक दिमाग में अनुभव है। बिल्कुल, आप बताएं। गांव में जहां पानी गिरता है, गोचर पे गिरता है, छतों पे गिरता है, खेतों में गिरता है, रास्तों पर गिरता है, उनको उस जगह पानी कैसे रोका जाए। पहले छतों का पानी रोकना चाहिए और हमने रोका है। ये बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ टैंक होना चाहिए, टैंक के बाद फिर रिचार्जिंग वहाँ होना चाहिए, और हमने किया। हमने तो मकान तक ऐसे बनाए कि उस पर डबल फिल्टर लगाए, छतों का पानी इकट्ठा होगा और फिर एक फिल्टर करेगा, फिर दूसरा फिल्टर फिर साफ करके फिर टैंक में जाएगा, और वो 6-7 महीने तक पीने का पानी आराम से चलता है, शुद्ध पानी जिसको कह सकते हैं। ये हमने हमारे गांव में किया। और जो रस्तों का पानी है, जिधर से पानी लुढ़क रहा है, और आखिर में जाकर के एक छोटा तालाब बना दिया ताकि रास्ते का पानी वहां इकट्ठा हो सके। गांव में जो पानी बरसता है, जहां बसावट है, घर है, उसका भी एक रास्ते से पानी जाता था जी, तो वो एक रास्ते से पानी जाकर के वहां भी एक तालाब बना दिया जिससे सिंचाई होती है। फिर हमारे गांव में एक तालाब था, अंत सागर नाम रखा हमने उसको। जब कंप्लीट किया तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसका नाम क्या रखें, अनाज पैदा करने के लिए, सिंचाई करने के लिए नाम अंत सागर रखो। जब अगले साल दूसरा तालाब बनाया हमने, फूल सागर, फूल खिलेंगे, यानी ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा तो हर पेड़ के, हर घास के, हर फसलों के फूल आता है, तो वो ग्राउंड वाटर से आता है। तो हमने कहा ये फूल सागर बनाओ, इससे कोई सिंचाई ना हो, तो कोई सिंचाई नहीं है, गांव का नियम है। फिर हमने एक देव सागर और बनाया, भगवान का तालाब, इसमें पशु पानी पिए, पक्षी पानी पिए, जमीन में पानी जाए, लेकिन कोई सिंचाई नहीं। तो फिर हमारे पनगट, हैंड पंप्स, खेती के कुएं सब ऊपर आ गए। आज की तारीख में आप हाथ से पानी पी सकते हैं 103 कुओं में। तो हम तो चाहते हैं कि हर गांव ऐसा बने, और गांव ने खुद ने काम किया है। राधेश्याम जी, जिस तरीके से अभी सर बता रहे थे कि जो पानी जो होता है, वर्षा जल को हम संरक्षण करते हैं, कई बार उसको हम टैंक में रखते हैं या फिर कोई ऐसी चीजें पद्धति बनाकर रखते हैं। अगर हम पानी की शुद्धता की बात अगर करते हैं, तो जो वर्षा का जो जल होता है टैंक में आते, तो सर क्या उसकी शुद्धता में कोई असर पड़ता है, कितना पीने योग्य रहता है सर वो? देखिए, जैसे कि अभी सर ने डिस्कस किया है कि सबसे प्योर वाटर यदि आज के टाइम में पीने का है तो वो वर्षा जल है जी।
वैज्ञानिक इवन डॉक्टर की रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो हम महंगे महंगे आरओ घर में लाते हैं और पूरा इसको मिनरल फ्री करके प्योरिटी के नाम पे साइंटिफिक रिपोर्ट के आधार पे प्योर वाटर बोलते हैं, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए ये वास्तव में सही वाटर नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो जो शुद्ध वाटर की डेफिनेशन है वो वर्षा जल है। जब वो धरती के चाहे वो सीमेंटेड पोर्शन के ऊपर भी पड़ के जब जमीन में जाएगा, या चाहे वो नॉर्मल यदि सैंड या सोइल के ऊपर पड़ के यदि कहीं डैम में या तालाब में जा होकर जाएगा, तो उसमें जो धरती के अंदर जो मिनरल्स जो चाहिए वो उपलब्ध हैं, और वो वाटर यदि हम कंज्यूम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो आवश्यक मिनरल्स की जो सप्लाई है वो भी पूरी तरह से होती रहेगी। और सदियों से ये जो परंपरा रही है हमारी, प्राचीन समय में भी जो कुएं, तालाब, बावड़ी का जो कॉन्सेप्ट रहा है, आज वेस्ट राजस्थान में जहाँ पे डेजर्ट एरिया, वहाँ आप देखिए हर एक गांव में पहले तालाब होते थे। आज के ज़माने में ज़रूर मैनेजमेंट सुधरा है, नल से जल की सप्लाई हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो तालाब जो है हमने उसकी महत्ता को कम कर दिया है, और इसलिए वो तालाब जो है वो कई ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां उसका अब उतना उपयोग नहीं है, लोग उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो पुरानी परंपरा है उसको जीवित रखना चाहिए, उस पद्धति को बनाए रखना चाहिए, तभी पानी का संरक्षण बेहतर तरीके से हो सकता है। चंद्रशेखर जी, बिल्कुल, आप पूर्व नगर नियोजक रहे हैं, जब शहर बसते हैं, कोई गाँव बसता है, तो उसके लिए कई बार जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको कैसे किस तरीके से किया जाता है, और जो वर्षा जल होता है या इवन कोई भी पानी होता है उसके बचाव के लिए क्या कुछ पद्धति अपनाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, प्लान में कोई भी जब नगर बसता है, प्लान बनता है, तो उसकी जितनी भी आवश्यकताएं होती है, जितने भी आवश्यक भू उपयोग होते हैं वो दिखाए जाते हैं। उन भू उपयोग के साथ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो दिखाए जाते हैं। और चूंकि पानी एक किसी भी उपयोग के लिए आवश्यक होता है तो उसकी भी संरचना का और उसके हिसाब से प्लानिंग में ध्यान रखा जाता है। आप जिस बात का जो कहना चाह रहे हैं जल का संरक्षण का, तो वहाँ में जो पिछली बार जैसे बताया आपको कि हर छत का पानी बनाना चाहिए। अभी जहाँ वार्ता में जो बात आई है, परंपरागत जो हमारे जो पानी के सोर्स थे वो हमने उसका आदर करना छोड़ दिया है ना। हम तो कुआं भी पूजते थे, तालाब की भी पूजा होती थी, सब कुछ, वो चीज छोड़ दिया। शहर की जब हम बात करें, जो बड़े शहर थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या रियासत कालीन जो नगर थे, उनमें सब में तीज त्योहार के सिस्टम भी जुड़े हुए थे। वहां के लोकल सागर थे, वो परंपराएं केवल अभी एक सिंबॉलिक रह गई है। वो पानी जो पानी अब हो गया, आबादी ने घेर लिया उस पानी को। आज वो शहर के नासूर बन चुके हैं, गंदा वो बन चुका है, स्मेल कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक तरफा ही ध्यान रखा। अगर जयपुर की अगर आपको बात करें तो जयपुर में चेन ऑफ डैम्स हुआ करते थे, राइट फ्रॉम बंदा, वहां से जहां से हमारी पहाड़ियां गढ़ गणेश के पीछे से लेकर 6-7 डैम हुआ करते थे, जो धीरे धीरे या तो लुप्त हो गए, तोड़ दिए गए विकास के दौर में, या उनको मेंटेन नहीं किया तो वो हो गए और अतिक्रमण के शिकार हो गए। तो इसलिए वो जल व्यवस्था खत्म हो गई है। हमकी जो हमारी जो प्लांट जो व्यवस्था है उसके साथ साथ परंपरागत व्यवस्था का भी तालमेल करना पड़ेगा। हमको लाइफस्टाइल भी बदलनी पड़ेगी। आज हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, सुबह से लेकर शाम को 1 सेकंड में हम फ्लश में 15 लीटर पानी, 20 लीटर पानी तक 1 सेकंड में हम कर देते हैं, पर उस पानी को आने की जो व्यवस्था है उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब मैं यहाँ प्रताप नगर में जब मैं हाउसिंग बोर्ड के मकान में रहना शुरू किया, पर्याप्त पानी आता था और टंकी पे पानी चढ़ता था बिना किसी प्रेशर के। आज जो विकास की दौड़ नहीं कहना चाहिए, अतिक्रमण कह लीजिए या अव्यवस्थित नियोजन कह लीजिए या अनदेखा विकास कह लीजिए, जिसके कारण एक भूखंड पे 5-5, 6-6 मंजिले हो गए। हर भूखंड में बोरवेल आदमी अपना प्लान करने लग गया, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। तो आज 6 मंजिल, 5 मंजिल पे, क्या 1 मंजिल पे भी अगर पानी चढ़ाना तो आपको आपके मोटर का वो लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारा जो मैं अभी बात कर रहा था, कच्चा जो पानी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि उस कच्चे को पक्का करना बंद करना चाहिए। सरकार को छोटे छोटे जो मार्जिनल जो हमारी जो रोड के जगह जो छूटी हुई है, वो पोरोसिटी की जगह है, वो पानी अंदर देना चाहिए। और यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि अभी नई रिसर्च हुई है, एक स्पॉन्ज सिटी चाइना ने 20 साल पहले किया। पानी की जब कमी हुई, जल प्लावन होने लगा, जल प्लावन भी एक समस्या है, तो उसके लिए स्पॉन्ज सिटी क्या है, ऐसे पेचेस डेवलप किए जाने चाहिए जिसको
जैसे पार्क है हमारे सब एरिया में, विकसित क्षेत्र में भी है, आने वाले क्षेत्र में भी है, पार्क की जमीन को आपको नीचा करिए और आजू बाजू जितनी भी सड़क और जितना भी पानी जो वर्षा का जो अतिरिक्त पानी आएगा उसमें जाने के चैनल बना दीजिए। वो पानी आपका कुछ ही घंटों में पानी पोरोसिटी अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसमें अशुद्धता नहीं होती, केमिकल नहीं होता। जो टांका है आपका वो तो सिल्टिंग से भर जाएगा, ये पानी आपका अंडरग्राउंड वाटर भी करेगा, वाटर लेवल भी बढ़ेगा। चंद्रशेखर जी, अभी आपने बात कही जो अनप्लानिंग है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं की जाती है, इस तरीके से चीजें डेवलप कर दी जाती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? किसको इस पर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि अनडेवलपमेंट चीजें आ रही हैं? नगर नियोजन वाला जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है जी। अगर हम संविधान की बात करें तो 12वीं सूची बनी हुई है जिसमें नगर व्यवस्था और नगर संयोजन का काम स्टेट को दिया गया है, और स्टेट में हमारी जो नगर पालिकाएं, विकास प्राधिकरण है, निकाय विकास यहाँ छोटे स्तर पे हमारी पंचायतें ये काम करती है। इन सब के लिए सबकी भागीदारिता होना जरूरी है। हम अभी अपेक्षा करते हैं कि साफ सफाई नहीं हो रही है, साफ सफाई का फर्क किस पे पड़ेगा? अगर वो जो इकट्ठा कचरा है वो आपका कचरा जाएगा आपकी ड्रेन में, ड्रेन भर जाएगी, ड्रेन भरते ही साफ सफाई नहीं होगी और आपका अगर थोड़ी सी भी बारिश आ गई तो आपकी वो जल प्लावन की स्थिति हो जाएगी। यहाँ ये कहना चाहूंगा कि कच्ची जमीन को पक्का करने से रन ऑफ वाटर की स्पीड बढ़ जाती है और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में जो आपकी जो रोड है वो एक दरिया बन जाती है, दरिया की तरह बन जाती है और पानी वो वेस्ट हो जाता है। जो पानी भी वेस्ट हो जाता है। अभी चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि जो डैम का पानी होता है कई बार वो भी कई बार बर्बाद हो जाता है। एक चीज और मैं टेक्निकलिटी जानना चाहूंगा आपसे, डैम कई बार जो पानी भरे होते हैं वो पूरे शहर को पानी सप्लाई करते हैं, लेकिन जब गर्मी ज्यादा आती है तो डैम का जो पानी होता है वो वाष्पीकरण होकर के हवा में उड़ जाता है। ऐसे में इस पानी को रोकने के लिए कभी शासन प्रशासन की तरफ से या मौसम जैसे कि आप हैं, क्या कुछ इसमें प्रावधान किए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे कुछ स्थिति के बारे में तो बताएं। देखिए, ये तो तय है कि पानी का एक नेचुरल है प्रॉपर्टी है जी कि जब ड्राई एयर होगा या ड्राई एटमॉस्फेयर होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा रेट होगा, मतलब कि एयर ड्राई होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फास्टर रेट से इवेपोरेट होगा जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। यदि वाटर बॉडीज से पानी इवेपोरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी बादल बन के किसी दूसरे क्षेत्र में बारिश के रूप में बरस जाएगा, फायदा ही पहुंचा तो रहा है। उसमें कोई नुकसान नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बल्कि हम इस क्षेत्र में यदि देखें तो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो टेम्परेचर कम हो और मॉइस्चर लेवल ज़्यादा बढ़ने से क्या है कि वर्षा जो है वो बढ़ती है। तो ऐसे में इवेपोरेशन जो है वो तो मैं समझता हूँ कि नेचुरल प्रोसेस है। ज़्यादा ज़रूरत जो है वो डैम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने की। समटाइम्स हमने देखा है कि एक क्षेत्र में ज़्यादा बारिश हो जाती है, डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में डैम्स खाली रह जाते हैं जी। तो यदि एक बेहतर मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार से कर सकें कि एक क्षेत्र के डैम्स को दूसरे क्षेत्र से भी कनेक्ट कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या है कि क्योंकि वर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा असमानता रहती है। हर साल आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र में अतिवृष्टि हो जाती है तो किसी एक साइड क्षेत्र में अनावृष्टि भी रह जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकें कि हम एक जगह के पानी को, एक्सेस वाटर को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दें ताकि जो कम बारिश वाले क्षेत्र है उनको भी पानी मिल पाए, तो मुझे लगता है कि ऐसे में हम एक बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। लक्ष्मण जी, इस तरीके से भी पानी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पानी के बचाव को लेकर के कई बार बहुत सारी संस्थाएं काम करती रहती हैं और हम आपसे बातचीत करेंगे। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर जी अपना एक सवाल कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ आप सुझाव देना चाह रहे हैं, आप बताएं ताकि मैं इनसे अगला सवाल लूँ। जी बताएं। ऐसी रिसर्च हुई है कि इस पानी के इवेपोरेशन की स्पीड को कम करने के लिए कुछ ऐसा केमिकल जो कि हार्मफुल नहीं है उसकी लेयर बना दी जाती है ताकि उसकी इवेपोरेशन की रेट कम हो जाती है, नंबर एक। दूसरी, हाल ही में बहुत जगह एक्सपेरिमेंट किया, गुजरात में कुछ किया जहां बड़ी केनाल्स हैं, उस केनाल पे सोलर पैनल लगाए गए। तो सोलर पैनल लगाने से एक तरह सोलर पैनल अपने आप को एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक ग्रीन एनर्जी पैदा कर रहे हैं और उस केनाल को साफ करने आने जाने के लिए भी एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर लिया कि जो आदमी उस पानी को उसको सिस्टम को संभालने आएगा वो नाव को भी देखेगा, तो उससे आपकी लैंड भी खराब नहीं हुई। ऐसे अब बड़े यहाँ तक बीसलपुर में भी एक प्रोजेक्ट आने का है संभावना, जिसमें आपको सारे सोलर पैनल वो फ्लोटिंग उसमें लगाए जाएंगे ताकि आपका बिजली भी पैदा होगी और पानी का वो भी कम होगा। बिल्कुल। लक्ष्मण जी, हम वापस आपके पास आना चाहेंगे। अभी जिस तरीके से राधेश्याम जी कह रहे थे कि जब हम वन जो होते वनों की रक्षा करेंगे, पौधे लगाएंगे, पौधरोपण ज्यादा संख्या में करेंगे, तभी जो है चीजें सही रहती है, क्योंकि प्रकृति की
देन है, प्रकृति में वन भी आते हैं पौधे भी आते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको पौधरोपण के लिए कैसे अवेयर किया जाए, क्योंकि सरकार भी इस बार तकरीबन 7 करोड़ के आसपास में पौधे लगाने का एक लक्ष्य रखा है। तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पौधों के रोपण को लेकर के? बिल्कुल, हमने भी हमारे जो इधर दूदू से लेकर के मालपुरा तक जो 80 गांव हैं, इनमें अच्छे पौधे लगाए हैं। बल्कि लापोड़िया में तो 1000 से अधिक पीपल हैं, पूरे गोचर हरे भरे हैं। एक चौका सिस्टम हमने डेवलप किया था कि हल्का पानी रुके, यानी 9 इंच पानी रुके, और उसमें घास और बीज, घास के और पेड़ों के बीज डाल देते हैं और 5 साल में अपने आप जंगल खड़ा हो जाता है। तो एक पेड़ लगाने का सस्ता और अच्छा तरीका होना चाहिए, और जंगली पेड़ लगाने चाहिए अधिकतर। जंगली का मतलब जो पशुओं को पत्ती खा सके जी, और वो एक अच्छा ऑक्सीजन भी देंगे, मॉइस्चर भी बढ़ाएंगे और भोजन का काम भी करेंगे। गांव में अकाल पड़ जाए तो पीपल के पत्ते तोड़ करके फिर खिलाया जाता है। तो पेड़ों को लगाने का तरीका होना चाहिए। गांव की बेस क्या, गांव की जहां पशु बैठते हैं उसको बेस क्या बोलते हैं, वहां पीपल बड़ लगाया है हमने, अच्छे से लोग लगाते हैं। यात्रा में बोला जाता है मैं 5 पेड़ लगाऊंगा, 10 पेड़ लगाऊंगा जी। गोचर में राधे श्याम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात को जोड़ते हुए। जी मैं इन्हीं को ही साथ में सपोर्ट करते हुए कहूंगा कि मॉइस्चर लेवल तो पेड़ बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ में टेम्परेचर को भी कम करेंगे। आपने देखा होगा पिछले 2-4 सालों से, बल्कि इस बार भी मई में टेम्परेचर हमारा राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया। तो ऐसे में जल तो संरक्षण करना ही है, लेकिन हमारे पर्यावरण और प्रकृति को भी इस प्रकार से संरक्षण करना है कि रहने के लिए तापमान भी अनुकूल रहे। तो पेड़ जो है वो एकमात्र ये सॉल्यूशन है कि वो टेम्परेचर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे पर्यावरण को, बल्कि जो भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको राधे श्याम जी, आपके सवाल से जो आपने जवाब दिया उसी जवाब में एक छोटा सा सवाल और भी है। जैसे कि सरकार जो है, सरकार कई बार अपने स्तर पर करोड़ों पौधे लगवा रही है, 6-7 करोड़ के आसपास में लगेंगे, लगभग हर साल इसी संख्या में पौधे लगते हैं और आम आदमी भी लोग लगाते हैं। तो ऐसे में जो ये करोड़ों की संख्या में जो पौधे लगाए जाते हैं, अगर आप देखिए तो कई बार देखा जाता है कि इनके संरक्षण को लेकर के मौसम के हिसाब से कई बार मार पड़ती है इनके ऊपर, तो वो मर जाते हैं, नहीं लग पाते हैं। तो उनके संरक्षण के लिए पौधे लगा तो दिए गए, लेकिन उनको बराबर निरंतर देखभाल के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ इसके लिए आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पेड़ों की देखभाल तो बहुत आवश्यक है। हम लोग यूँ कह सकते हैं कि जब पेड़ पौधा रोपण हमने किया है, जैसे हम घर में बच्चों को, मतलब छोटे बच्चों की देखभाल करके उनको बड़ा करते हैं, तो इसी प्रकार से जब तक पेड़ अपने खुद के मतलब दम पे बड़ा नहीं हो जाता है या उसका रूट इतना सफिशिएंटली सॉइल में नहीं जला जाता है कि उसको बाहर से पानी देने या उसको सुरक्षा देने की जरूरत ना पड़े, तब तक हमें कम से कम उसको देखरेख करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि पेड़ लगाने के साथ साथ जब तक वो कम से कम 2-3 साल तक वो डेवलप नहीं हो जाए, तब तक हमें उसकी देख रेख भी करने की उतनी जिम्मेदारी है। एक स्टेज लेने के बाद जो है हो सकता है कि उसकी देख रेख करने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बातों को जोड़ते हुए क्या कुछ कह रहे हैं सर आप? मैं इस वृक्षारोपण प्लांटेशन में अर्बन सेक्टर के हिसाब से कहना चाहता हूँ। अभी देखा जाता है कि लाखों करोड़ों रुपए लगा के बड़े ऑर्नामेंटल पेड़ लगा दिए जाते हैं शहरों में, और वो बहुत, उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है, खर्चा भी ज्यादा होता है, और उसका पर्यावरण पे इफेक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ पाता है। तो ऐसे यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से, और अर्बन फॉरेस्ट्री की अलग सी एक ब्रांच है, और उसको ही समझ के और ऐसे ही पौधे लगाने चाहिए, पक्के बड़े पेड़। जैसे पार्क हैं, अभी बड़े पार्क में बड़े पेड़ मिलेंगे नहीं आपको। मैक्सिमम आदमी जो है वो मशीन और लॉन और वो काम नहीं आता, उसका श्रम जा रहा है, पैसा जा रहा है, और उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऑर्नामेंटल पेड़ के बजाय हमारे को परंपरागत जो भी बड़े पेड़ हैं जिनकी मेंटेनेंस कम हो, वो लगाना चाहिए। दूसरी बात, ग्रीन एरिया होगा तो बारिश भी अट्रैक्ट होगी। आपका जो एक डॉम इम्पैक्ट कहते हैं आजकल शहर में, हीट जोन बन जाता है, एक पूरा शहर जो है तापमान का गोला बन जाता है। एक मैं छोटा उदाहरण बताऊं, उस तापमान के गोले का सकारात्मक एक पहलू बताऊं। हम जब कभी भी रामनिवास गार्डन से क्रॉस होके शहर में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो हमको स्कूटर पे जब निकलते थे तो ठंड सी लगने लगती थी। वो एक मैं रिवर्स उदाहरण बताया, सकारात्मक उदाहरण। और ऐसे ही आप शहर में जाओगे तो भट्टी की तरह, क्योंकि चारों तरफ से आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है, पक्का एरिया है। जो मोटी पहले जो चौक हुआ करते थे, चौक कच्चे थे, वो भी पक्के कर दिए गए, और हर जगह पक्के पेड़, बड़े पेड़ हुआ करते थे, वो गायब हो गए। एक मैं कहना चाहता हूँ पेड़ के शहर के क्षेत्रों में अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ कहना चाहता हूँ,
जहां हमारे बुजुर्ग और कुछ वर्षों पहले बड़े पेड़ लग गए, आपने देखा एक छोटा सा झंझावात, छोटी सी हवा से पेड़ गिर रहे हैं। वो क्यों गिर रहे हैं? आप उसके जड़ और तने को देखिए, वो पूरा तना जो है डामर और सीमेंट के उसमें जकड़ दिया गया है, उसको कुछ भी पानी नहीं मिल रहा है। वो और पौधा वो पेड़ जो है 50 वर्ष 100 वर्ष और जी सकता था, पर केवल आप जब टूटने के बाद उसको देखना, आपको उसका छाल छाल के बीच में एक खोखा वैक्यूम मिलेगा, और पर्याप्त वो वैक्यूम पर्याप्त पानी नहीं खींचेगा, केवल उसको कुछ नहीं करना था। आपको एक एक 1.5 फीट जो है सर पे अभी भी जहां पौधे लगे हुए हैं, जो संबंधित जो है निकाय उसमें ध्यान दे कि जो पेड़ लगाने से ज्यादा जो लगे हुए पेड़ है उनको उसके आसपास में पानी की कच्ची जगह कर दी जाए। वो न केवल आपका जल प्लावन को भी रोकेगा, पौधे को भी बन पाएगा और पर्यावरण पर मल्टीप्लायर हम आपसे जाना चाहेंगे, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, हम जल बचाने की बात कर रहे हैं, उसके बीच बीच में पौधे बचाने की बात है, पौधे लगाने की बात आ गई और पर्यावरण को दुरुस्त करने की बात आ गई। अगर हम इन सबकी अवेयरनेस की बात करते हैं, हम इस मंच पर बैठ करके आवाम को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं, क्या कोई ऐसी पद्धति, जैसे कि हम स्कूल कॉलेजेस में अगर बात करें तो जो स्कूल सबसे जो छोटी इकाई होती है समाज की वो स्कूल होता है, स्कूल से इस बात की जानकारी कैसे दे? क्या कोई मतलब ऐसे कोई सेमिनार लगा करके, चीजों को लगा करके? तो ऐसे में क्या सरकार का इसमें भूमिका होनी चाहिए? कॉलेज स्कूल होते हैं उनको भी इस पर लेकर के अपना सेमिनार या फिर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, एकदम सही आपने प्रश्न किया है जी कि चाहे जल संरक्षण हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे क्लाइमेट चेंज जिसका नाम हमने अभी लिया, तो ये सब जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग और आवश्यक सब्जेक्ट है। और आने वाली पीढ़ी के लिए इन सब जो हमारे जो युवा जो पीढ़ी है उनको इन सभी मुद्दों को समय रहते समझना होगा और आवश्यक कदम उठाना होगा। तो मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेज एक बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे हम इन युवा पीढ़ी को हम एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होगी तब तक हम ये जिम्मेदारी जो है वो अपने आप पर नहीं ले सकते हैं। हम ये टोटली नहीं कह सकते हैं कि संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, क्योंकि हम एज ए भारत के नागरिक होते हुए ये जिम्मेदारी हम सब जब अपने आप पे लेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुहिम बनेगा। और आने वाले समय में जब क्लाइमेट चेंज का असर हो सकता है कि कुछ क्लाइमेट मॉडल्स इम्पैक्ट एड्रेस करते हैं कि हो सकता है कि 50 साल बाद जो टेम्परेचर अभी 50 आ रहा है, हो सकता है ये और इसमें बढ़ोतरी हो जाए। तो ऐसे में फ्यूचर प्रेडिक्शन को ध्यान में रखते हुए ये सही टाइम है जब हम इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और आने वाली पीढ़ी को खासकर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, ताकि वो जो है वो इस कार्य को जिम्मेदारी पूर्ण से निभा सके। बिल्कुल। लक्ष्मण जी, इस तरीके से हम एक बात जानना चाहेंगे कि चूंकि हम समाज में जुड़े हुए लोग हैं, 4 लोगों से मिलकर के एक समाज बनता है और आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में भूजल स्तर के बढ़ावा देने के लिए, जल संरक्षण के लिए समाज की कितनी अहम भूमिका है, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखो, समाज की भूमिका धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है जी, पर जहाँ पे कोई सामाजिक संस्थाएं हैं, जहाँ पंचायत एक्टिव है, वहाँ तो ये काम हो रहा है। और जहाँ पंचायत एक्टिव नहीं है या सामाजिक संस्थाओं जैसे हमें ग्राम विकास नवयुवक मंडल लापोड़िया, तो जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ कमजोर है। वहाँ पानी बह रहा है, मिट्टी बह रही है, पेड़ कट रहे हैं और ऐसे ठेकेदार खड़े हो जाते हैं लोकल पे कि पेड़ काट काट के बेचने लग जाते हैं। और तालाब टूट जाता है तो उसको दोबारा ठीक नहीं करते, या बहुत सारी जगह तालाब के अंदर बस जाते हैं, घर बना लेते हैं, तो फिर वो जब तालाब में पानी आता है तो वो उसकी पाल काट देते हैं। ऐसी समस्याएं बहुत है, पर ये ग्राम पंचायतों को और ये सशक्त होना चाहिए कि ऐसा नहीं होने दें, तालाबों की रक्षा करें, एक गांव से दूसरे गांवों को तालाबों को जोड़ें और नदियों पे छोटे छोटे एनीकट बनाएं ताकि एक दूसरी जगह पानी जा सके, और उनके साथ सब पेड़ लगाएं। पुरानी जितने भी बिल्डिंगें बनती थी, कभी जयपुर भी बना था तो चारों तरफ बाग लगे थे, डिग्गी बाग, जोबनेर बाग, है ना, सीकर बाग, ये थे, सबको नष्ट कर दिया। अब सब कॉलोनियां बस गई, तो वो वही है कि आग का गोला बनता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या करें। हाँ, लक्ष्मण जी ने काफी वाजिब सवाल उठाया जिस तरीके से चंद्रशेखर जी, मैं यही इसी सवाल पे आना भी चाह रहा था कि जैसे कई बार जो नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, इन पर अतिक्रमण की स्थिति काफी बन जाती है। आसपास के लोग थोड़ा थोड़ा उसको कट करते करते काफी कुछ उस पर कब्जेदारी कर लेते हैं। तो ऐसे में जो सरकारी संस्थाएं हैं, आप नगर नियोजक थे, उनकी कितनी ज्यादा जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इन सब चीजों को रोकें, जो पौधे लगे हुए हैं, जो जंगल एरिया है, उनका कोई कब्जेदारी ना हो, ताकि जिससे पर्यावरण पर कोई असर ना पड़े।
अतिक जी, आपने बहुत ज्वलंत समस्या का एक प्रश्न आपने खड़ा किया जी। इन सारी समस्याओं की जड़ अतिक्रमण है जी। चाहे हमारे सोर्स ऑफ वाटर जो थे उन पे अतिक्रमण हो रहे हैं, और जहां से पानी बह के आ रहा है उस पे अतिक्रमण हो रहा है। और ये अतिक्रमण केवल आप नगरीय नहीं है, ये ग्रामीण परिवेश में भी यही हो रहा है। और जो समर्थ ये लोग, जो तथाकथित लोग हैं, वो इस कदर के निर्माण कर चुके हैं कि जहां से जो पानी आता है उसके मार्ग बदल दिए गए हैं या रोक दिए गए हैं। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी पेड़ की बात हो रही थी। आम आदमी व्यक्ति एक काम नहीं कर रहा है, जो सहभागिता की जब बात आई व्यक्ति का, जहां भी कहीं पेड़ कटता है कोई बोलता नहीं है जी। जबकि नियम है कि हरा पेड़ आपको कोई नहीं काट सकता, उसके लिए आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है। आम आदमी को पता नहीं, पर आम आदमी ये नहीं दिखता है कि आपको घाट की गुणी से सुबह जो है ट्रक अंधेरे में जो है आपके लकड़ियां कट कट के आ रही है। और हर क्षेत्र में, हर जिले में, आज मैं बिरवाड़ा से ताल्लुक रखता हूँ, मांडलगढ़ के क्षेत्र से ट्रैक्टर आएंगे उसमें लकड़ियां आएगी। और आरा मशीन, पत्थर का व्यापार कर रहे हैं माइनिंग के लोग, पत्थर बाहर बेच रहे हैं, लकड़ी काट के उसका फ्रेम बनाया जा रहा है, लकड़ी बेच रहे हैं। मतलब कितना नुकसान हो रहा है, हमारा दो डबल पर्यावरण कर रहे हैं। क्या वहाँ के प्रकृति का दोहन इस तरीके से हो रहा है, अलग अलग डेवलपमेंट के नाम पर इस तरीके से। नहीं तो वहाँ का प्रशासन क्या ये दोनों चीज को, इसका कितना निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं, रोको टोको बोल रहा हूं मैं इसको, अक्सर बोलता हूं कि जब तक व्यक्ति गलत व्यक्ति को रोको टोको मतलब रोकने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हर आदमी एक आंख बंद करके बैठ रहा है और जीरो सेटबैक पे अतिक्रमण हो रहा है, प्रशासन नहीं देख रहा, सड़क पे हो रहा है नहीं बोल रहा है। आपकी सड़क पे जहां पेड़ लगना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और हमारी यानी कि समाज की भूमिका अहम होती है। और जो कंसर्निंग मशीनरी है, मैं उसको कहना चाहिए वो लचर हो चुकी है और उसकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी है। तो अतः अब उन जो रोको टोको वाले, जो हिम्मत वाले आदमी कुछ आ गए हैं उनकी। अच्छा, एक और कहना चाहूंगा, जो सकारात्मक काम जैसे लक्ष्मण सिंह जी वाले जो काम हुए, ऐसे कामों को बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं, हर व्यक्ति इसीलिए हमने इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों को यहाँ मौका दिया ताकि वो अपनी बात जब पब्लिक से कहेंगे तो ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगी और वो काम होगा। क्योंकि जब वर्षा जल संरक्षण की बात हो रही है, हमारा मकसद भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें। इसलिए हम राधेश्याम जी के पास वापस आना चाहेंगे, क्योंकि हम बातचीत कर रहे थे। सर, हम लोग सतही तौर पर जो जमीन पर जो मौसम का प्रेडिक्शन होता है, जो उसका ऑब्जर्वेशन है, वो तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ऊपरी सतह का ऑब्जर्वेशन करते हैं मौसम का, तो वो किस पद्धति द्वारा करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले मौसम पूर्वानुमान की यदि बात करें, मैं ये कहूँ कि जयपुर में कल कैसा मौसम होगा, इसके लिए मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी वर्तमान में एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी है। यानी मुझे प्रेजेंट स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर पता है तो मैं फ्यूचर स्टेट का बता सकता हूँ। तो यानी कि ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास में दो टाइप का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। सतह का तो ऑब्जर्वेशन होना ही चाहिए, लेकिन ऊपरी वातावरण में, चूंकि जो भी वेदर बनेगा या बारिश होगी तो ऊपरी वातावरण मेन रोल प्ले करता है। तो ऐसे में आपको ऊपरी वातावरण के हवा की डायरेक्शन, विंड स्पीड, इसके अलावा टेम्परेचर, मॉइस्चर, सभी पैरामीटर्स का मापना जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास में एक रेडियो सोंडे, रेडियो विंड अपर एयर ऑब्जर्वेशन के नाम से बोलते हैं, RSRW ऑब्जर्वेशन। तो इसमें बाकायदा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें कुछ सेंसर्स लगे रहते हैं। हाइड्रोजन फील्ड एक बैलून जो है वो हम एवरी डे शेड्यूल टाइम पे, बल्कि 2 बार जो है वो हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये इतना एडवांस टेक्निक है जिसके द्वारा ये सतह से लेके करीब 40 किलोमीटर हाइट तक पूरे एटमॉस्फेयर को एवरी सेकंड के बारे में बताता चला मौसम का जो अलग अलग पैरामीटर्स है, चाहे टेम्परेचर है, चाहे विंड है, चाहे उसमें विंड की डायरेक्शन है, प्रेशर है, सभी पैरामीटर्स का प्रिसाइजली मापन करता है। और वो कंप्यूटराइज्ड तरीके से, यूं कह सकते हैं कि वो डिजिटल वे में डाटा देता है। और ये डाटा जो है वो सुपर कंप्यूटर्स में, मॉडल्स में रन होता है और आगे का फोरकास्ट जो हमें मिलता है वो इन्हीं ऑब्जर्वेशन के आधार पर मिलता है। तो ये एक, मैं कहूँगा कि अब जो आपने देखा होगा कि मौसम पूर्वानुमान में पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, उनकी एक्यूरेसी में सुधार हुआ। तो ये पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उपयोग से हुआ है। निरंतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से सुपर कंप्यूटिंग, इसके अलावा मॉडलिंग जो है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट हुआ। तो ये सभी टेक्निक का एक पार्ट है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें और स्ट्रॉन्ग होगी, सुधार, जो मौसम का पूर्वानुमान है वो और मजबूत होगा। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि ये हमारी जो चर्चा है, जो हमारे सवाल जवाब का सिलसिला है, आज हम वर्षा जल संरक्षण पर बात कर रही है, अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो आपसे भी हम एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे कि आप जो दर्शक आपको देख रहे हैं, ऐसे में आप वर्षा जल के बचाव के लिए या जल संरक्षण के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
एक्चुअली एक तो जो अभी 300 वर्ग मीटर वाली जो सीमा जो बांध रखी है जी। ये जो केवल नए निर्माण के लिए ही है, जबकि एसेंशियल कर देना चाहिए, चाहे पहले वाले मकान में है वो जाके उसके लिए सर्वे करवाना पड़े, उसके लिए कोई अलग से आपको कोई वो क्या इंसेंटिव देना पड़े कि आपका पानी का बिल कम कर दिया जाएगा, आपका ये कम कर दिया जाएगा अगर आप जल संरक्षण के ये संरचना बनाएंगे और जल संरचना में आप जल सिंचित करेंगे। और इसके अलावा जितना जल को अपव्यय करने वाली जो बात हुई ग्रामीण की, आप बताई कि कुछ पंचायतें अच्छे काम कर रही, मैं मेरे गांव का उदाहरण देखता हूँ, कहीं देखता हूँ सुबह से पानी सप्लाई चालू हो जाती है, 50 पैसे का जो डाटा जिसका जो वो नल का जो होता है वो भी नहीं लगाते हैं, वो खुला रहता है। और ग्रामीण की पानी की सप्लाई मतलब एक दिन छोड़ के भी आता तो पता लगता है जब नाली में पानी बता साहब नल आ गया। तो इस टाइप की हमारी जो मानसिकता है हम जूझ रहे हैं, पर उस समस्या का वो सामने हमको दिख रही मौत, पर उस मौत से डर नहीं लग रहा। मौत में एक बड़ा कड़वा शब्द बोल रहा हूं, पर ये आने वाले 5 साल में ये जो जल पीने का पानी बहुत बड़ी समस्या आपने वैसे ही कहा है, युद्ध से भी ज्यादा स्थिति हो जाएगी। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जल का संरक्षण करें। लक्ष्मण जी, जिस तरीके से एक सवाल इन्होंने बहुत सही वाजिब सवाल उठाया कि कई बार शहरों की अगर हम बात करते हैं तो घर में रहते तो घरों की जो टोटियां होती हैं उसको कई बार खराब हो जाती है, या ऑफिस में अगर देखिए कार्यालयों में देखिए चीजें खराब है तो खराब है, पानी बह रहा है तो बहता चला जा रहा है। ऐसे में आप इनको क्या कहना चाहेंगे, जो छोटी छोटी चीजें हैं पानी जो बर्बाद हो रहा है उनकी पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? सब जगह सब लोगों की जिम्मेदारी है। इस देश में जो रहने वाले हैं वो इस देश के नागरिक हैं, और मैं भी ये कहता हूँ कि इस देश के आप नागरिक हैं क्या, कि हाँ फिर काम क्या किया। तो एक ये जिम्मेदारी आनी चाहिए कि जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ का वन को बचाना है, नए पेड़ लगाने हैं, पानी को बचाना है, जिंदगी चलानी है जी, मॉइस्चर बढ़ाना है, अच्छी बारिश लाना है, अच्छे प्यार से रहना है, किसी को टोकना है तो भी प्यार से टोकें और उसको काम करें। वरना बहुत सही बात है, शहरों के अंदर भी हर लेटरिन में हल्का 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 पानी जाता रहता है, गांव में भी नलों में पानी, अब गांव में भी लेटरिन लग गई वो जो उसमें पानी लीक होता है, तो दिल बड़ा दुखी होता है। पर इन सब चीज़ों को जिम्मेदारी के साथ खुद करना भी सीखें, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारी लेटरिन खराब होती है या नल खराब होता है तो हम खुद ही खोल करके ठीक कर लेते हैं। अगर लेटरिन खराब होती है तो उसमें कोई वाशर जो है वो जरा ठीक करना पड़ता है, उसको दूसरा वाशर लगा दो ला करके जी। तो पानी लीक नहीं होना चाहिए। और जब बारिश होती है तो सब जगह अलग अलग तरीके से पानी रोके, खेतों में खेतों के तरीके से, गोचर में गोचर के तरीके से, छतों के तरीके से, रास्ते के तरीके से, तो आपके पास पानी मिलेगा। पर पानी खर्च इतना किया जा रहा है कि पूछो मत। बिल्डिंगें इतनी बनाई जा रही है, उसमें कितना पानी खर्च होता है। एक सीमेंट की बिल्डिंग बनती है तो उसकी तराई कितनी होती है। तो शहर जरा ठीक से हो, गांव का विकास हो, और ऑफिस भी अब गांव में जाने चाहिए और गांव के तरीके से काम हो तो हमारे पास पानी होगा, वरना मुश्किल है। यानी विकास की दौड़ भाग दौड़ में चीजों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और राधेश्याम जी, हम आपसे भी एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। जिस तरीके से विकास की बात हम लोग करें, छोटी छोटी चीजों पर इन्होंने ध्यान आकर्षित अपना किया कि कैसे जो नल की टोटियां हैं, कहीं वाशर लगा दीजिए, कहीं कुछ कर दीजिए। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पानी को बचाने के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि पानी संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी है। हमें अपने स्तर से इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यदि प्रति व्यक्ति अपनी ये जिम्मेदारी समझ लेगा तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये जल की समस्या जो है वो कोई बहुत बड़ा संकट होगा। इसके अलावा दूसरा, काफ़ी अभी तो मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है कि आप जो नया मकान बनाते हैं तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग इसेंशियल कर दिया है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि नियमों को ताक में रखते हुए या कुछ अन्य मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए उस पर सीरियसली अमल नहीं करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये एक घर में जब शुरुआत होगी और सभी लोग इस जिम्मेदारी को निभाएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार जो है वो इस समस्या से जूझने में या इस समस्या का समाधान जो है वो काफ़ी। चंद्रशेखर जी, आप भी बहुत कम समय में कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज कर बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा यही कहना है कि जल को बचाने की संरचना में बहुत जल्दी नियमों में बदलाव किए जाने चाहिए, और वो नियम शहर के हिसाब से भी और ग्रामीण के हिसाब से भी आवश्यक कर देना चाहिए कि हर व्यक्ति को या हर परिवार को आपको वाटर संरचना बनानी चाहिए। और नई कई चीज़ें जो ऐसी टेक्निक आ चुकी है जिससे पुराने स्ट्रक्चर को कैसे ठीक किया जाए, नई संरचना जो भी बने उसमें वो प्रोविजन हो कि वो पानी को डिसिल्ट करने के लिए मैकेनिज्म है, उसको
साफ करके हर 3 साल में साफ कराए, ताकि वो पानी जमीन में जा सके और इस प्रकार से हम पानी को बचा सकें। और जितने अवैध बोर अर्बन एरियाज में हो रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, ताकि वो हमारा पानी जो है एक व्यक्ति ना पिए, सब वो भूमिगत सब करे। एक और कहना चाहूंगा कि अभी आप कुछ वर्षों से देख रहा हूं मैं कि जितना नदी नाले हैं, जो ही वर्षा बंद होती है और लोग अपने पाइप लगा के 2-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक के पानी के प्लास्टिक के पाइप लगा के वो पशुओं का पानी, वो चिड़िया का पानी, पक्षी का पानी वो व्यक्ति अवैध खेती करने के लिए ले जाते हैं। सरकार उस पर ध्यान दे, उस पर तत्काल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर रोक लगाए, तो वो पानी जो है हमारा जो मूक पशु है उनके काम में आ सके। आप देख रहे हो कई जंगली जानवर आजकल शहर में आने लग गए। क्यों आने लग गए? क्योंकि हमने अंडरग्राउंड वाटर को इतना नीचे ले गए कि उनके जो ऊपर के अपर लेवल के जो पानी के जो डिप थे वो खत्म हो गए, और जो नेचुरल डिप शहरों के बीच में थे हमने मिट्टी डाल के उनको खत्म कर दिए। इसलिए वो जल प्लावन की स्थिति हमारे यहाँ होती है जी। दोनों तरफ से हमको नुकसान हो रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर जी, आपने जानकारी दी, और राधेश्याम जी आपका भी बहुत बहुत आभार, और लक्ष्मण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने जो अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा के लिए इसके आपका आभार। तो जिस तरीके से दर्शकों हम ये आपसे कहना चाहेंगे, आज हमने चर्चा की पानी को बचाने के लिए। पानी बहुत जरूरी पदार्थ है, क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज है जिसके रहने से सृष्टि बनी रहेगी। छोटी छोटी चीज़ों को अपनी आदतों में डालने की ज़रूरत है। आप उसको अपनी आदतों में शुमार करिए। कहीं टोटी ख़राब है उसको टोटी बदल दीजिए, कहीं पर कोई पानी अगर बह रहा है उसको बंद करने की कोशिश कीजिए। सरकारी कार्यालयों में कहीं पर अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है तो उसकी शिकायत करें, ताकि उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। तो जिस तरीके से हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक ड्यूटीज़ भी हमारे हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए पानी को बचाना चाहिए। तो आज की इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। अगले दिन अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।